सुनील सिंह यादव जी, सुनील सिंह यादव नहीं लिया पर संकट की स्थिति है, ले रहा हूं मैं, संकट की स्थिति है। काउंसिल में इस बिल को लेकर आइए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में लाइए, सपोर्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई जी नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, जल्दी इस बार इम्तिहान होगा इस बात का, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा सरकारें इस वक्त हैं देश में, राज्यों में। सुनील जी, ये संकट की स्थिति है, ये युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया है, ना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऐसे में स्थिति में देश को उबारना है, क्या मिलजुल कर सारे लोग एक तरफ बढ़ सकते हैं, एक हित में कर सकते हैं? सभी देशों में आप देखिए, मतलब अमेरिका तक ने जिसका बहुत कम पेट्रोल वहां से जाता है, कच्चा तेल, उसने भी सोची कीमतें बढ़ा दी इसी बहाने, युद्ध के बहाने। लेकिन भारत, अंजना जी, अंजना जी, इस देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी ये देश संकट में आता है, तो देश का एक एक व्यक्ति देश के उबारने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए जुट जाता है। उसमें कोई लड़ाई नहीं है। सवाल यह है कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, हमें क्यों उनके मंत्र पर शंका है? क्योंकि उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का, उनका मंत्र कोविड में आया था थाली बजाने का। तो हम ये जानते हैं कि जो लॉजिक देते हैं, उन लॉजिक से देश बर्बाद होता है। ठीक है सुनील जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। सुनील जी, एक काउंटर क्वेश्चन है जी। ये बात अक्सर विपक्ष की तरफ से फैलाया जाता है कि ताली से कोविड को भगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या आपको याद भी है कि उस वक्त क्यों ताली बजाई गई थी? ठीक है, अगर ताली बजाने से हौसला बढ़ता, किसके लिए बजाई? हाँ ठीक, मतलब आपको पता था, मैं बस एक क्रॉस चेक कर रही थी, आपको पता है कि क्योंकि जो लोग कोविड के लिए काम कर रहे थे, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स नर्सेज अपनी जान की बाजी पर खेलकर काम कर रहे थे, उनको देश सम्मानित कर रहा था। तो हम दिया किसके लिए जलाया गया था? दिया किसके लिए जलाया गया था? कोविड भगाने के लिए। और अगर ताली और थाली और दिए से ही दिक्कत खत्म होती है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे फिर दिया जलवा दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। अगर आप दिया लगातार जलवाते रहिए तो पर्चा लीक नहीं होगा। कम से कम जो देश को प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा कर्जदार किसने बनाया, और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये देश बहुत दिनों से, सालों से कर्जा लेता था, लेकिन कर्जा लेता था किसी प्रोजेक्ट के लिए। क्या अंजना जी, आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे कर्जदार बना दिया। हर पर्चा लीक हो रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, अगर इस देश को सच में आर्थिक स्थिति से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। अगर इस देश को पर्चा लीक होने से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। महंगाई से अगर बचना है इस देश को तो बीजेपी से बचना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, इस देश की असली समस्या ही बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं। चूंकि ये पॉलिटिकल आरोप है, शहजाद जी जवाब ले रहे हैं, उसके बाद से अंशु जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए कितनी खूबसूरती से आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। और सुनील यादव जी की पार्टी ने तो क्या भरपूर समर्थन दिया है। कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन किसने बोला था जी? अखिलेश जी ने वैक्सीन ली, कभी फोटो देखा क्या आपने? हाँ, नहीं, वैक्सीन लेने से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट। अब बताइए सुनील जी, आपने ली कि नहीं ली वैक्सीन भारत की? उस समय पर फाइजर और मॉडर्ना बेचने में लगे हुए थे। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। विदेशी वैक्सीन के एकदम एजेंट बन के घूम रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, इतना सपोर्ट करते, पैनिक क्रिएट करते कि डोमेस्टिक एलपीजी का शॉर्टेज होगा, फिर वो अब्दुल रहीम के घर से 50 सिलेंडर निकलता है? ये मतलब पैनिक क्रिएट करो और प्रॉफिटियर करो, मतलब आपदा में अवसर ढूंढो। तीसरी बात पे आते हैं, क्या भरपूर समर्थन दिया। एआई समिट में तो नंगे होके गए थे वो बगल वाले आपके, जो खिड़की में बैठे हैं, और फिर बोल रहे थे महात्मा गांधी जी वैसा कृत्य किया। इसमें तो आप इतने एम्बेरस हो गए कि आपने भी बोला कि भाई बस कर, इतना नहीं सपोर्ट करना था। ये थी हालत देश में। कब आप साथ में खड़े थे? ऑपरेशन सिंदूर तक को क्वेश्चन कर दिया। लेकिन नीट पर तो जवाब दीजिएगा ना। मतलब ये कर लेंगे हम, ब्रह्मोस बना लेंगे, ये बना लेंगे हम, नीट का एक एग्जाम नहीं करा पाएंगे इस देश में। अंजना जी, क्योंकि आपने छुआ ये टॉपिक और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इस देश में नीट एनटीए की व्यवस्था आने से पहले हर स्टेट में हर उसके अलग अलग मेडिकल एग्जाम होते थे। एक बच्चे को, और खास करके गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे को 15-20 स्टेट में जाके एग्जाम देना पड़ता था।
उसको खत्म करते हुए ट्यूशन कोचिंग पे डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए एक लोअर लेवल की इजियर एग्जाम हो और स्टैंडर्ड एग्जाम पूरे देश में हो, यह व्यवस्था बनाने की प्रयास की गई, कोशिश की गई है। बिल्कुल बात पेपर का है लीक हो रहा है, तो मैं बता रहा हूं ना, बता तो रहा हूं। पूरा आप लोगों का आरोप क्या होता है जी, समाजवादी पार्टी पर कि नकल होती है, पेपर लीक होता है, वही अगर राजस्थान का आपने कम से कम मेरे शो में 1000 बार कहा, मैंने 100%। और राजस्थान में कौन सा पेपर आज तक लीक हुआ है अपने 3 साल में? एक पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं, ये नीट का तो राजस्थान में जयपुर से लेकर तमाम जगहों पर लीक हुआ है। ये नीट, लेट सीबीआई डू इट्स जॉब एंड फाइंड आउट कि कहां से वो लीक हुआ है, किसने किया है, किसके आदेश पे किया है, कोई डीप स्टेट का भी इसमें कनेक्शन है नहीं है, ये सब कुछ निकलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि पहले तो ये बताओ कि जो कैपिटेशन हाई फी करते हैं और जो कोचिंग क्लासेस के नाम पे लूटने का कुछ काम करते हैं, सब नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग करते हैं, उनके पक्ष से क्यों बोल रहे भाई? ये पूरी बेबी विद द बाथ वाटर को क्यों बाहर फेंकना चाहते हैं? मेरा सवाल यह है कि इनको कौन सा ऐसा पैसा मिल रहा है कैपिटेशन फी का कट, जिसकी वजह से ये गरीब स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि 80-80 लाख एडमिशन का दे और एक एग्जाम में पूरे देश में उनको सीट ना मिले। ये कौन सा उनका स्टेक है, ये पहले बता दो। दूसरी बात, ये बात करेंगे यूपी वाले, अरे भाई आपके समय पे एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम के अध्यक्ष को चेंज करना पड़ा हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। सुनील जी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आप जो बोलते हैं आखिरी बात, अब देखिए लास्ट कर्नाटक सीएम बोलते हैं कि भाई मैं तो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी गारंटी फुलफिल करनी है, मुझे नहीं चाहिए जीएसटी में। और यहाँ पे अंशु जोशी जी एक कमेंट लेने दीजिए, बहुत देर से सर आधा घंटा शो होने जा रहा है, वो बोल नहीं पाई है। अंशु जी से कमेंट, उसके बाद आप दोनों के पास महिला को बोलने तो महिला आरक्षण के तो खिलाफ हो। फिर अंशु जी आज सवाल यह है कि बचत से बचोगे वरना महंगाई में पिसोगे। आज सवाल यह है कि क्यों टाइमली स्टेप्स, देखिए 3 हिस्से में मैं आपसे सवाल करूंगी। यह सच है कि आज इस बचत की जरूरत है क्योंकि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स को 2F के लिए, फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए संभाल के रखना है। सोना कम खरीद सकते हैं लेकिन ये दोनों अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। लेकिन 4 मई के बाद ही क्यों? अब क्या हमको समझ नहीं आया था? 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मूज बंद हो गया, पूरा सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ था। क्या चुनावी हार के रिस्क की वजह से ये पहले ऐलान नहीं किया गया? और तीसरी बात, हमारे पास एंड रोड मैप क्या है? क्योंकि ये लंबा खिंचता दिख रहा है जैसी स्थिति दिख रही है। बिल्कुल अंजना जी, इस प्रश्न के तीनों भागों के उत्तर देना चाहूंगी और अपने को पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है बीच में ना रोके टोके। शुरुआत बस यहां से करना चाहती हूं कि कोविड के समय ताली थाली जो भी बजाई हो, दिए जलाए हो, लेकिन अपने 140 करोड़ देशवासियों को होम ग्रोन वैक्सीन से वैक्सीनेट करने के बाद हमने 150 देशों को अपने वैक्सीन भेजे, इसलिए पूरी दुनिया भारत को जानती और मानती है। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, अपने पास 2 महीने के रिजर्व्स थे ऑयल, गैस और एलपीजी के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब चोक हुआ तब हमारे पास और 2 महीने के रिजर्व्स थे क्योंकि हमने अपने ये पूरे एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करके हम 42 देशों से ऑयल, गैस और एलपीजी मंगा रहे थे और अभी भी अपना प्राइमरी ऑयल, गैस और एलपीजी मंगाने का स्रोत रशिया है। तो एक तो मैं ये भी फैक्ट क्लियर कर दूं, एक भाई कह रहे थे कि हमने रशिया से तेल गैस लेना बंद कर दिया अमेरिका के कहने पर, अभी भी हमारा जो प्राइमरी ऑयल, गैस और एलपीजी प्रोवाइडर है वो रशिया है। अब बहरहाल तो अब हुआ ये है कि वहां पर सऊदी और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक नया थिएटर खुल गया है क्योंकि इजराइल ने एक तरफ यूएई को अपना आयरन डोम दिया है, पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा हुआ है, ईरान का एक अलग एंगल फंसा हुआ है। तो जिस तरह की स्थितियां वेस्ट एशिया में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, पूरी तरह से जो ये पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा था, तथा कथित युद्ध शांति की बात कर रहा था, वो सब युद्ध शांति की बातें विफल हो गई हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार अटैक्स जारी है अंजना जी, अगर आप न्यूज को देखें तो अब वो स्थिति है। हमने पहले देशवासियों को प्राइमरी शॉक से बचाया अपनी डायनामिक एनर्जी पॉलिसी के चलते, जिसमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी फॉसिल फ्यूल बेस्ड अपनी जो कन्वेंशनल ऑयल, गैस, एलपीजी है, इसका हम उपयोग कर रहे थे। ये भी बता दूं कि पिछले 11 वर्षों में हम जो सोलर एनर्जी की, ट्रेड एनर्जी की, विंड एनर्जी की बात करें, उसका प्रयोग करके, बायोफ्यूल्स का प्रयोग करके हम हर वर्ष 44 मिलियन बैरल तेल को बचाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आई है जिसमें हमें दिख रहा है कि वेस्ट एशिया में दूसरे युद्ध के थिएटर खुल सकते हैं। तो तब प्रधानमंत्री आए हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। 7 सूत्र उन्होंने दिए हैं। ये ईंधन को बचाने की, अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की कवायद है ताकि कोई इस प्रकार का, जैसे चीन ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, फिलीपींस ने, मलेशिया ने अपने यहाँ पर वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर, गाड़ियों के प्रयोग पर, एसी के प्रयोग पर रोक लगाई, हमें वो ना करना पड़े। इसलिए ये एक संदेश आया। और यहां भी एक और फैक्ट आपको बताना चाहती हूं, हम हर वर्ष 721 टन सोना जो है वो मंगाते हैं, जिससे अपना फॉरेक्स रिजर्व घटता है, उस पर इंपैक्ट होता है। इसके साथ हम
20 लाख करोड़ सोना, इसमें से 7 से 8 लाख करोड़ का हम मंगाते हैं और बाकी के 13 से 14 लाख करोड़ का हम ऑयल, गैस और एलपीजी मंगाते हैं। आपने बिल्कुल सही बिंदु कहा, हम फर्टिलाइजर्स, ऑयल, गैस और एलपीजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर ईंधन की बचत करने का, वर्क फ्रॉम होम करने का, ज्यादा से ज्यादा हम ईंधन बचा सके, इसका संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने दिया और उन्होंने खुद अपने कॉन्वॉय को भी कम किया है। और वहीं गोल्ड को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अपने देश में 25,000 टन सोना है, ये घोषित सोना है जो भारतीय परिवारों में, तो इसीलिए ये संदेश दिया गया और ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है।